अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। कोशिश करेंगे इसे 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लें। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम 2-3 डेफिनेशंस और एग्जांपल के बाद हम इस काबिल हो सकेंगे कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन जो है वो हम देख लें और फिर उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन देखिए। Let R be a commutative ring let R be a commutative ring with unity and let A B belong to R। ठीक है, ये commutative ring with unity है R और A B दो एलिमेंट्स हैं। If there exists C belongs to R such that B is equal to A times C, then तो हम ये फिर कहते हैं कि then A divides B। A divides B for, या फिर हम ये कह सकते हैं कि A is a factor of B और इसको इस तरह से and denoted by A divides B, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद यूनिट और एसोसिएट की डेफिनेशन देख लीजिए कि अब हमने वही रिंग लिया हुआ है, हमारे पास आर जो है वो कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, हमने एस्यूम कर लिया वही लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, ये हम कह चुके हैं। अब इस पे हमने ये कहा कि एन एलिमेंट U belongs to R is a unit of R if U divides 1, that is इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, that is U, that is if U has an has a multiplicative inverse in R। तो ये यूनिट की डेफिनेशन है। अब इसके बाद देखिए कि एसोसिएट कैसे किसे कहते हैं। टू एलिमेंट्स A B belong to R are associates in R if A is equal to BU, where U
is a unit in R। तो ये इसका एसोसिएट होगा, एसोसिएट इन R। यानी इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से ले सकते हैं कि अभी आपके पास कम्यूटेटिव रिंग, फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव रिंग जो है वो हमारे पास विद यूनिटी Z है, ठीक है। तो इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, 1 को डिवाइड करने वाले कौन से दो एलिमेंट्स हैं, तो -1 एंड 1 आर यूनिट्स इन Z। ये दोनों Z में यूनिट्स हैं, -1 एंड +1। और अब जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 है, द एसोसिएट ऑफ 5 आर, तो वो होंगे 5 के एसोसिएट्स होंगे कि जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी यूनिट से, तो इसके दो ही यूनिट्स हैं, तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से, एंड जब 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -5, ठीक है, इन Z। तो ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे, ये इसके एसोसिएट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद एक डेफिनेशन और देख लीजिए, फिर इस डेफिनेशन के बाद हम UFD जो है वो डिफाइन करते हैं। A non-zero element, a non-zero element P that is not a unit, that is not a unit of an integral domain, integral domain D is an irreducible of D, irreducible of D if in every factorization P is equal to AB belongs to D, has a property that either A or B is a unit। यानी कि जब उसकी जो फैक्टराइजेशन हो, उसकी फैक्टराइजेशन में जब दोनों में से कोई एक यूनिट हो जाए तो वो इरिड्यूसिबल होगा। इरिड्यूसिबल हमने जो है इससे पहले जो है पॉलिनोमियल रिंग के लिए भी जो है इरिड्यूसिबल पढ़ा था, तो उसमें फैक्टराइजेशन आपको पता था फैक्टराइजेशन नहीं होती है, ये फैक्टराइजेशन हो तो फिर किसी यूनिट से फैक्टराइजेशन होती है, तो फिर वो फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं कहलाती, वो रिड्यूसिबल कहलाता है। यानी जो भी फैक्टराइजेशन होगी अगर P की A B, तो A या B दोनों में से कोई एक अगर यूनिट हो जाएगा तो ऐसी सूरत में P जो है वो इरिड्यूसिबल होगा। अब इसके बाद ये इस चीज़ को देख के इसके बाद हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इसकी डेफिनेशन जो है वो उसकी तरफ आ सकते हैं। तो UFD या यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है, एक इंटीग्रल डोमेन होती है, ठीक है। सो एन इंटीग्रल डोमेन, कैसी इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन
domain D is a UFD if it satisfies the following conditions. तो कंडीशंस हमारे पास दो कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। पहली कंडीशन, एवरी एलिमेंट of D that is neither 0 nor a unit can be factored into a finite number of irreducible. ये इसकी पहली कंडीशन है। इसकी सेकंड कंडीशन, if P1 to PR ये कॉमन नहीं है, ये प्रोडक्ट P1 to PR and Q1 to QS are two factorizations of the same element of D into irreducibles, then R is equal to S and Qj can be renumbered so that Pi and Qj are associate। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर ये दो कंडीशन, एक तो ये कि जो नॉन ज़ीरो यूनिट होगा, ठीक है, जो नॉन ज़ीरो हो और यूनिट ना हो, उसको फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल्स में फैक्टराइजेशन उसकी हो सकती है। और अगर किसी की, ये कंडीशन 1 थी, और जो कंडीशन 2 है उसमें ये है कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसकी आप फैक्टराइजेशन करते हैं, तो अगर उसकी दो फैक्टराइजेशन आपको नज़र आ रही हैं, तो वो जो दो फैक्टराइजेशंस हैं वो एक्चुअली उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स सेम रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो एलिमेंट्स हैं जैसे QJ है, उसको री नंबर करके हम PI में लिख सकते हैं कि इस तरह से कि दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं?
इनकी एग्जाम्पल्स में जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है z। z एक यूएफडी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। दूसरी पॉलिनोमियल रिंग f of x if f is a field। तो अगर f फील्ड हो तो f of x ये भी एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। इसकी ये मतलब ये इसकी एग्जाम्पल थी, तो z का एक एलिमेंट जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 18। 18 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 टाइम्स -2 टाइम्स 3। एक तो एक नंबर ऑफ फैक्टर्स देखें सेम है, r इज इक्वल टू एस, यानी कि r की वैल्यू 3 है। दूसरा ये कि जैसे कि Q1 P1 है, ये Q1 है, तो ये किसी के इसके इक्वल हो सकता है, मतलब उसका एसोसिएट हो सकता है। तो -3 एंड 3 एसोसिएट। इसी तरह से यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट है। ये 3 जो है वो सेम है। तो ये जो है इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल। और इस तरह से पॉलिनोमियल में भी आप इसकी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। इन QX आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। Q अगर आपके पास जो है वो फील्ड है तो Q ऑफ X पॉलिनोमियल रिंग होगा, और वो एक UFD जो है वो फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो UFD जब हम देखते हैं तो उससे उसके साथ ही साथ जो है वो हम देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं एक और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की। एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन D is a principal ideal डोमेन। इसको शॉर्ट करके लिखते हैं PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन if every ideal if every ideal in D is a principal ideal। तो ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल क्लियर है, ये आपने इससे पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ों में आपको इसकी एग्जांपल नज़र आई होगी। फॉर एग्जांपल z, फेमिलियर है आप z से। z का हर आइडियल जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, एवरी आइडियल ऑफ z is where n belongs to z। यानी z का हर आइडियल इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस वजह से ये इसकी पहली एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल ये भी आप देख चुके हैं, ये हमने बल्कि थ्योरम जो है किया था कि एवरी आइडियल ऑफ f of x, polynomial ring f of x is principal if f is a field। तो ये हमारे पास एक थ्योरम था, वो थ्योरम जो है वो इसकी एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये एफ ऑफ एक्स और जेड ये दोनों PIDs हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ये भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ये भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये एफ जो है इसको फील्ड होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम दरअसल करना क्या चाह रहे हैं, हमें जो है वो हमारा टारगेट जो है वो ये है, हम अब इसके अलावा और भी चीज़ें जो है वो हमें इसमें प्रूव करनी है, असेंडिंग चेन कंडीशंस हमें प्रूव करनी है, ठीक है, और भी चीज़ें प्रूव करनी है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो कि डेफिनेटली जो है एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो जितनी ज़्यादा जो है वो कम लेक्चर्स में इसको कवर कर सकते हैं करें। तो टारगेट 1 वो ये है कि हम ये बताएं कि एवरी PID इज ए UFD, यानी कि हर PID यानी एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। जो हमारा सेकंड टारगेट है, सेकंड टारगेट ये है कि इफ D इज ए UFD then DX is a UFD। देखिए हमने ये तो देखा ही था, एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर ये एफ ऑफ एक्स जो है ये UFD होता है, वैसे यहाँ से प्रिंसिपल आइडियल आ गया तो इस रिजल्ट से ये UFD भी हो जाएगा, लेकिन ये एफ यहाँ पर फील्ड है। अब अगर ये जो डी है ये अगर एक UFD हो जाए तो फिर DX जो होगा वो प्रिंसिपल ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगी। तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम बता सकेंगे कि ZX जो है वो भी प्रिंसिपल आइडियल यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो हम अपने पहले टारगेट की तरफ मूव होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक लेमा जो है वो प्रूव करेंगे। ये लेमा हम प्रूव कर देते हैं तो फिर हम असेंडिंग चेन कंडीशन जो है वो भी प्रूव कर सकेंगे कि PID में असेंडिंग चेन कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। तो इस ये जो लेमा है इसका स्टेटमेंट है, लेट R be a commutative ring and let N1 contained in N2 and N2 contained in N3 and so on, and ये इसी तरह से जो है वो ये कंटेन हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक चेंज बन जाएगी, N2 contained in N3, N3 contained in N4 and so on। ठीक है, B and ascending chain of ideals Ni in R। बाद में हम इसे प्रूव करेंगे कि ये ACC क्या होती है, कि ये टर्मिनेशन के बारे में इसके। देन तो अब हमें ये, लेकिन यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि देन N जो कि इस चेन में मौजूद तमाम आइडियल्स का यूनियन होगा। इसको इस तरह से भी यूनियन ऑफ ऑल Ni, सारे आइडियल जितने भी आइडियल्स हैं उन तमाम का यूनियन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इसमें इसका मतलब ये होगा कि इसमें यू इसका मतलब ये होगा कि इसमें N1 यूनियन N2 यूनियन N3 यूनियन एंड सो ऑन।
तो ये सारे इसमें मौजूद हैं। ये क्या चीज़ है? ये है इज एन आइडियल इन आर, यानी कि ये फिर ये लेमा हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास एक असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स हो आर में, यानी कि एक आइडियल है उसके अंदर, ठीक है, वो कंटेन हो रहा है एक दूसरे आइडियल में, वो एक और कंटेन हो रहा है एक तीसरे आइडियल में, इसी तरह से ये असेंडिंग चेन चल रही है। तो वो जो ऐसे उस चेन में जितने भी आइडियल्स आएंगे उन तमाम आइडियल्स का जो यूनियन होगा वो यूनियन भी एक आइडियल फॉर्म कर रहा होगा। ये हमारे पास जो है ये थ्योरम, ये लेमा है। अब इसका प्रूफ देखें। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। अगर हमें इसको शो करना है कि ये आइडियल है एन, तो सिंपली हमें ये शो करना पड़ेगा पहले तो कि ये इसका सब रिंग है, यानी कि इसमें हमें ये शो करना पड़ेगा कि अगर इसमें से दो एलिमेंट्स लें तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस वो सब इसी में आना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें ज़ीरो होना चाहिए और उसमें उसका इन्वर्स भी होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो हम इसके बाद इसमें शो करेंगे कि जो है वो ये जो आइडियल की कंडीशन होती है कि रिंग में से एक एलिमेंट लेंगे और उसका प्रोडक्ट जो है वो एन के एलिमेंट्स के साथ लेंगे, तो रिजल्ट जो है वो एन में आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने अस्यूम कर लिया कि लेट ए बी बिलोंग टू एन, ये हमने अस्यूम कर लिया। देन अगर ये ए और बी इस एन में है तो एन इन तमाम का यूनियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी जो है वो इनमें से किसी में होंगे जभी तो इस यूनियन में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये अस्यूम किया कि अगर ये इसमें है तो देन, तो इसका मतलब ये ए और बी एन में है, तो इसका मतलब ये होगा कि देन देयर आर आइडियल्स एन आई एंड एन जे in the chain with A belongs to Ni and B belongs to Nj। एक ही में भी ले सकते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंडीशन हो जाएगी, तो हमने दोनों डिफरेंट का ले लिया। ए जो है वो Ni में है और बी जो है वो हमने अस्यूम कर लिया कि वो Nj में है, ठीक है। अब ये इस चेन में जो आइडियल्स है उसमें हर एक आइडियल जो है वो कंटेन हो रहा है दूसरे आइडियल में, तो इसका मतलब ये होगा कि एन आई या तो कंटेन हो रहा होगा एन जे में या फिर एन जे जो है वो कंटेन हो रहा होगा एन आई में, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी होगी तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं, सॉरी, हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्सक्यूज मी एन आई लेट एन आई कंटेन्ड इन एन जे और एन जे कंटेन्स एन आई, ठीक है। तो अगर एन आई एन जे में है, यानी एन जे एन आई जो है वो एन जे का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एन आई का जो एलिमेंट है वो एन जे में भी होगा। तो ए जो एन आई में था वो ए जो होगा वो एन जे में भी चला गया था। तो दिस इम्प्लाइज बोथ ए बी बिलोंग टू एन जे, तो ये दोनों एन जे में आ गए। अब ये क्योंकि आइडियल है, तो अगर ये आइडियल है, क्योंकि ये इन्होंने कहा हुआ है कि ये आइडियल है, ये इन आइडियल, तो अगर ये आइडियल है तो इसका मतलब ये दिस इम्प्लाइज ए प्लस माइनस बी एंड ए बी बिलोंग टू एन जे, ये इसमें आ जाएगा। और अगर ये इसमें आ जाएगा एन जे में, तो एन सबका यूनियन है, तो किसी एक में भी आ गया तो इसका मतलब एन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा
सो ए प्लस माइनस बी कॉमा ए बी बिलोंग टू एन। देखिए सब ग्रुप, एडिटिव सब ग्रुप की कंडीशन आपने यहाँ शो कर दी कि अगर ए और बी एन में है तो ए माइनस बी एन में आ गया। ठीक है, सब रिंग के लिए आपने शो कर दिया कि अगर ए और बी एन में है तो ए भी जो है वो एन में आ गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो प्रूव हो जाती हैं। अब एडिटिव इनवर्स प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है प्रूव हो चुकी हैं। यानी यहाँ से जो है ये नज़र आ रहा है 10 n is a subring of R। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे a ज़ीरो ले लिया, a अगर आप ज़ीरो ले लेंगे तो फिर b इसमें आएगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस b इसमें है, तो इसका मतलब है कि b के लिए माइनस b इसमें मौजूद होगा। ठीक है, अगर a को आप जो है वो ज़ीरो ले लें। ठीक है, इस तरह से जो है वो चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये फर्दर इसको दिखाने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये इसका सब रिंग है। अब जो दूसरी चीज़ें हमें प्रूव करनी है वो ये कि हम रिंग आर से एक एलिमेंट लेंगे, तो हमने अस्यूम कर लिया कि लेट आर इज एन एलिमेंट ऑफ स्मॉल आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो अब हमें शो ये करना है कि ये जो एलिमेंट होगा एंड ए बिलोंग्स टू एन। आर आर का एलिमेंट है, ए एन का एलिमेंट है। हमें प्रूव करना है कि ए आर और आर ए दोनों एन में आएंगे। अभी किस तरीके से हम शो करेंगे? ठीक है, अगर ए बिलोंग्स टू आर देन, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो किसी एन आई में मौजूद होगा। एन आई इज एन आइडियल ऑफ आर, तो इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज ए आर एंड आर ए दोनों किस में होंगे? दोनों होंगे एन आई में, क्योंकि एन आई आइडियल है। ठीक है, और क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग था तो आप इसे चाहें तो क्या कहते हैं, इसे इक्वल भी कह सकते हैं कि दोनों इक्वल भी होंगे। आसानी आप चाहें तो ये इसको मैं ऐसे करता हूँ, इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे और एन आई में होंगे। और अगर किसी एन एक एन आई में भी आ गए तो इन तमाम के यूनियन एन है, तो दिस इम्प्लाइज ए आर इज इक्वल टू आर ए बिलोंग्स टू एन। तो अगर ये एन में आ गए तो इसका क्या मतलब है? हेंस एन इज एन आइडियल ऑफ आर, एन आर का आइडियल होगा। तो ये रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हम असेंडिंग चेन कंडीशन जो है वो देखते हैं। तो असेंडिंग चेन कंडीशन थ्रू लेमा जो है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। लेमा जो है ये बता रहा है असेंडिंग कंडीशन फॉर ए PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए असेंडिंग चेन कंडीशन। क्या ये कहती है असेंडिंग चेन कंडीशन? लेट D be a PID if n1 is a subset of n2 या n1 is contained in n2 and n2 contained in n3 and so on।
ठीक है, is an ascending is an ascending chain of ideals. ये ascending chain of ideals Ni, ठीक है। देन तो अब ये थ्योरम में हमसे कह रहे हैं, जिसे हम ascending chain condition for a PID कहेंगे, then there exists a positive integer R such that NR is equal to NS for all S greater than equal to R. ये ascending is, then there exists a positive integer R such that NR is equal to NS for all S greater than equal to R. यानी इन अदर वर्ड ये चेन जो है टर्मिनेट हो रही है, यानी एक जगह रुक रही है। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे कलर से लिख के ये थोड़ा सा जो है वो इसको बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्ट्रिक्टली ascending strictly ascending chain of ideals ठीक है। हम इसमें यानी ये कह रहे हैं कि all inclusions proper in a PID is of finite length. Finite length we express this by saying that ACC यानी ascending chain condition holds for a PID। ये समझ लीजिए कि दूसरे ये मतलब ये कि लूजली जो है मतलब उसे थोड़ा सा जो है वो एलोबरेट करके जो है वो लिखा है कि एवरी स्ट्रिक्टली असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स इन अ PID जिसमें सारे प्रॉपर इंक्लूजन्स हैं इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, यानी किसी ना किसी जगह पे ये लाजमी जो है वो टर्मिनेट होगी। वी एक्सप्रेस दिस बाय सेइंग दैट ACC होल्ड्स फॉर ए PID। जैसे Z अगर आप देखें तो Z एग्जाम्पल इसकी मैं मतलब थ्योरम का प्रूव करने से पहले हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम Z ले रहे हैं, ठीक है। Z हमारे पास एक PID है, इसमें हमने एक आइडियल लिया जो कि जनरेट हो रहा है 16 से। अब ये 16 से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो कंटेन करेगा 8 से जनरेट होने वाले आइडियल में, ये कंटेन करेगा 4 से जनरेट
4 से जनरेट होने वाले आइडियल में, यानी कि ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये n3 हो गया, ये एक जगह टर्मिनेट लाजमी करेगी, ये n4 हो गया। 2 से जनरेट होने वाला आइडियल n4 हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो ये तो वो खुद इम्प्रॉपर आ गया जो कि z है, तो ये हमेशा जो है इस तरह से जो है टर्मिनेट करेगी। अब बहरहाल हम जो हमारा जो टारगेट है वो इसका थ्योरम का जो है वो प्रूफ है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, अभी हमने इससे पहले वाला एक लेमा पढ़ा है जिसके मुताबिक, इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो वर्किंग स्पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। मैं इसको जो है वो अच्छा जी पेन ले लेते हैं। अच्छा, इसका ये भी हम हटा देते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने जो प्रीवियस लेमा जो है वो किया है उसमें हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास ये अगर इसी तरह से असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स होती है तो इन तमाम असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स का जो यूनियन होता है, यानी कि n इज इक्वल टू n1 यूनियन n2 यूनियन इज एन आइडियल। ये बात हमें पता है कि ये हमेशा जो है वो एक आइडियल होगा, ठीक है ना। इज एन आइडियल ऑफ इज एन आइडियल ऑफ डी, ठीक। ये जो है वो डी का आइडियल हो जाएगा। अब डी हमें पता है कि पीआईडी है, ठीक है। तो पीआईडी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका हर आइडियल प्रिंसिपल होगा, तो इसका मतलब है कि एन भी जो है वो प्रिंसिपल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू दिस फॉर सम c belongs to d since, और इसकी रीजन भी लिख देंगे, since d is APID, since d is APID, ठीक। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि क्योंकि n जो है वो c से जनरेट हो रहा है और n जो है वो इनके सारे यूनियन, इन तमाम का जो है वो यूनियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो c है इनमें से किसी में मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे we must have c belongs to some ni since n is equal to ui ni,
ठीक है। फॉर सम एन आई, ठीक है, आई जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हो सकता है। अगर हम इस आई की जगह हम आर ले लें, हम इस आई की जगह अगर हम आर ले लें, और आर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, फॉर सम आर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब उससे ज़्यादा के लिए फॉर एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर वी हैव, अब देखिए, अब जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि ये सी से जनरेट होने वाला आइडियल, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये सी जो है वो किसी एन में कंटेन करेगा, सी जो है वो किसी एन आर में जो है वो मौजूद है, तो जाहिर है कि ये वाला आइडियल एन आर में हो जाएगा, क्योंकि सब सेट की कंडीशन है ये, क्योंकि ये सी जो है वो इसका एलिमेंट है, और इसका एलिमेंट अगर एन आर में मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि एन आर का ये, सॉरी, एन आर का ये सबसेट हो गया, ठीक है। और एस जो है, क्योंकि असेंडिंग चेन है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपके पास वो आइडियल जो है उसमें कंटेन होता जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है ये कंटेन होगा एन एस में, और इन तमाम का यूनियन जो है वो एन है, तो इसका मतलब ये होगा कि एन एस जो है वो एन में कंटेन होगा, और ये जो है जनरेट हो रहा है सी से, तो इसका मतलब है कि वापस हम सी से चले थे और वापस सी पे आ गए, तो इसका मतलब है कि जितने भी ये सब लिखे हुए हैं सब आपस में इक्वल हैं, तो आप सबको इक्वल कह सकते हैं, तो हमें यही तो प्रूव करना था कि एन आर इज इक्वल टू एन एस, तो हम ये लिख सकते हैं 10 एन आर इज इक्वल टू एन एस फॉर एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंस है ये बताती है कि असेंडिंग चेन कंडीशन जो है वो होल्ड करती है, यानी कि असेंडिंग चेन कंडीशन, यानी कि कहीं ना कहीं जाके ये आइडियल्स टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास जो है असेंडिंग चेन कंडीशन हमें, अब कुछ चीज़ें जो है वो हमें याद रखने की हैं, मतलब ये चीज़ें अगर हम ये जो, यानी कि पहली चीज़ ये कि आइडियल जनरेटेड बाय ए contained in ideal generated by B if and only if and only if B divides A, और दूसरी चीज़ ये है कि ideal generated by A is equal to ideal generated by B if and only if and only if क्या होना चाहिए, A and B क्या हो यहाँ पर, एसोसिएट्स, तो अगर ये एसोसिएट्स हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में, यानी ये एसोसिएट से भी वही आइडियल जनरेट होगा, तो इसी वजह से हम जो है वो, यानी 5 से जो आइडियल जनरेट होता है जेड में, तो वही -5 से भी आइडियल जनरेट होगा। इसके अलावा एक और जो हमारे पास फैक्ट है वो ये कि इसको भी यूज़ करेंगे
और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रिजल्ट है, इसको आगे यूज़ करके हमें आगे चलना है कि सॉरी लेट डी बी ए PID every element that is neither zero nor a unit in D is a product of irreducibles. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखने वाली है. Let D be a PID. Every element that is neither zero nor a unit in D is a product of irreducible. ठीक, जैसे Z है, Z में कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे आप जो है वो, ठीक है, एवरी एलिमेंट दैट इज नीदर जीरो नोर ए यूनिट इन डी इन इंटीग्रल डोमेन में, ठीक है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ वो इरिड्यूसिबल के प्रोडक्ट जो है उसमें लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल 6 आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 3 या -3 मल्टीप्लाई बाई -2, जो भी है इस तरह से जो कोई भी एलिमेंट लिखा जा सकता है. ठीक है, लेकिन यूनिट अगर हो जैसे कि 1 और -1 हो तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इन चीज़ों की बेसिस पे अब हम आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम ये करेंगे कि जो है वो हम ये देखेंगे कि अगर इससे पहले हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स में कि अगर कोई इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से आइडियल बनता है, हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल हो तो उससे जो आइडियल बनेगा वो एक जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ. तो अब इस उसी फैक्ट को हम जनरलाइज करेंगे और वो जनरलाइजेशन इस तरह होगी कि कोई भी यानी कि किसी भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का कोई भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो उससे जो आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल होगा. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे.